वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। देखो बच्चों, वायुमंडल और भूपृष्ठ यानी सूर्य ताप कहां से आ रहा है? सूर्य ताप वायुमंडल से होते हुए कहां पे पूछ रहा है? धरातल पे पूछ रहा है। जब धरातल के पूछ रहा है तो वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित जो उष्मा हो रही है उसे तापमान के रूप में मापा जाता है। यानी हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो भाग है, हमें धरातल का जो भाग है, यदि कोई भाग गर्म है कोई भाग ठंडा है तो हम देखते हैं कि ये गर्म भाग में तापमान ज्यादा है, इसमें तापमान कम है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। देखो उष्मा और तापमान में अंतर देखो, जहां उष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में मापा जाता है। यानी कोई स्थान कितना गर्म है और कोई स्थान कितना ठंडा है। अब देखते हैं तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी ये मुख्य कारक है जिनके द्वारा तापमान क्या होता है? नियंत्रित होता है और प्रभावित होता है। यानी पहला कारक है उस स्थान की अक्षांश रेखा, यानी अक्षांश कहने का मतलब अक्षांश के द्वारा तापमान के वितरण को नियंत्रित या प्रभावित होता है। यानी तो पहला रीजन अक्षांश यानी उस स्थान की अक्षांश रेखा। सेकंड है समुद्र तल से उस स्थान की उतंगता, यानी उसका अल्टीट्यूड हाइट कितना है, तो 2 नंबर है समुद्र तल से उस स्थान की उतंगता। नंबर 3 है समुद्र से उसकी दूरी, यानी समुद्र से कितनी दूरी पे वो स्थान है, वहां भी तापमान को देखा जाता है कि किस प्रकार से तापमान वहां पे प्रभावित करता है, तापमान अधिक होगा या कम होगा। वायु संयुक्त का परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ एयर मासेज नंबर 4। नंबर 5 है कोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, यानी ठंडी और गर्म जो धाराएं हैं, कोषण का मतलब होता है गर्म, गर्म तथा जो ठंडी धाराएं हैं ये किन किन क्षेत्रों में चलती है। जिस क्षेत्र में ठंडी धारा चलेगी वहां का तापमान गिर जाएगा और जिस क्षेत्र में कोषण या उष्ण या गर्म धारा चलेगी उस स्थान का तापमान बढ़ जाएगा। 6 नंबर है स्थानीय कारक, यानी 6 नंबर पे यहाँ के लोकल फैक्टर्स, स्थानीय कारक जिनके द्वारा तापमान नियंत्रित होता है या प्रभावित होता है। अंग्रेजी में भी हम चर्चा कर लेते हैं, अंग्रेजी में कौन कौन से हैं देखिए। पहला है लेटीट्यूड यानी अक्षांश, दूसरा है अल्टीट्यूड ऊंचाई, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट यानी तटीय भाग से दूरी या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, स्थल और जल का वितरण, पांचवा है एयर मासेस एंड प्रीवेलिंग विंड्स यानी वायु सहितिया तथा प्रचलित पवने, छठा है ओशियन करंट्स यानी सागरीय धाराएं, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की पारदर्शिता, और लास्ट है अलग फैक्टर जिसको दे रखा है वो कारक है स्लोप यानी ढाल, अदर फैक्टर्स लाइक स्लोप। तो ये हुए तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, कंट्रोलिंग फैक्टर्स एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर। इनकी एक एक की हम चर्चा करेंगे आगे। देखो अक्षांश यानी ये हमारा सूर्य है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका सूर्य, और इस सूर्य से क्या आ रही है, किरणें आ रही है। ये किरणें कहाँ पे आ रही है, ये हमारे ग्लोब पे आ रही है, ये हमारे धरातल पे आ रही है, ये हमारी पृथ्वी पे आ रही है। ये जब पृथ्वी पे आ रही है तो हमने जो हमारा ग्लोब है उसको अलग अलग अक्षांश रेखाओं में विभाजित कर दिया, यानी ये जो मध्य कोण है उसे कहा हमने 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन, क्या कहा इसे हमने, भूमध्य रेखा का। इसके बाद में यहाँ पे है हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो यानी ये अक्षांश क्या करता है, यानी ये सूर्य की जो किरणें आ रही है ये भूमध्य रेखा पे 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी गिरती है। तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है, दिन रात की
बराबर होता है। यहाँ पे फिर इसकी किरणों में तिरछापन आ जाता है। 21 जून को कर्क रेखा पे गिरती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे गिरती है। यानी कुल मिला के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग में तापमान की प्राप्ति ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में हम ऊपर की ओर अक्षांशों की तरफ चलेंगे, ध्रुवों की ओर चलेंगे, ध्रुवीय अक्षांशों की तरफ, यानी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणें हो जाएगी तिरछी और यहाँ पे तापमान की प्राप्ति होगी बहुत कम। तो कहने का मतलब यह है कि अक्षांश मुख्य कारक है तापमान की प्राप्ति के लिए। देखो, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य ताप की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार से सेकंड है उतंगता, ऊंचाई। यदि कोई भाग अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ है तो वहां पे तापमान सबसे पहले प्राप्त होगा, और कोई भाग उस स्थान पे नीचे तो वहां पे तापमान की प्राप्ति बाद में होगी। देखो, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले ही गर्म होता है। हमने चर्चा की थी कि ये हमारा सूर्य है और सूर्य से तापमान वायुमंडल को होते हुए कहां पे आ रहा है, धरातल पे आ रहा है। जब धरातल गर्म हो गया तो पार्थिव विकिरण द्वारा वापस किरणें वायुमंडल में जाएगी, और वायुमंडल में जाएगी तो ये वायुमंडल की निचली परत को गर्म करेगा। कौन? दीर्घ तरंगों के द्वारा, पार्थिव विकिरण के द्वारा धरातल से जो प्राप्त ऊष्मा होगी वो वापस विकिरित होगी। तब कहने का मतलब नीचे की परतों पहले गर्म होती है। किसके द्वारा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण के द्वारा। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान क्या होता है? कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उतंगता बढ़ने के साथ घटता है। कहने का मतलब जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, यानी वायुमंडल की परतों में जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो सौरमंडल पड़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि 1000 मीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाती है, जिसे हमने सामान्य ताप पतन दर कहा था, नॉर्मल लैप्स रेट कहा था। यानी जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे तो 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाएगी, या कहे 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाएगी। तो जैसे उतंगता बढ़ेगी तापमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और वैसे ऊपर से तापमान आता तो ऊंचे पर्वतीय भाग है उनमें तापमान पहले प्राप्त होता है। उतंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यह ह्रास दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। समझ गए? अगला है समुद्र से दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो, किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता क्या होती है? कम होती है। कैसे? ये हमारा स्थलीय भाग है, लैंड बॉडीज है। ये हमारा वाटर बॉडीज है। कौन सा? ये वाटर बॉडीज है, यानी ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। यहाँ लिखा हुआ है स्लोवर, यानी धीरे धीरे। कहने का मतलब जैसे ही तापमान प्राप्त होगा तो चाहे स्थल हो चाहे जल हो, यानी सूर्य की किरणें तो उस स्थान पे क्या पड़ेगी? बराबर पड़ेगी, बराबर पड़ेगी। तो ये भाग धीरे धीरे क्यों गर्म होता है? बताइए। ये भाग इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नीचे पैंदे तक चली जाती है, और यह न केवल ऊपरी परत को गर्म करता है जबकि नीचे तक भी यह गर्म करता है। इसलिए पूरे भाग को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है।
यानी धीरे धीरे गर्म होता है। जबकि स्थलीय भाग में ये ऊपरी भाग है, जो भूपर्पट्टी है, जो क्रस्ट है, धरातल का ऊपरी भाग है, उसी पे सूर्य की किरणें पड़ेगी, नीचे तक सूर्य की किरणें नहीं जाएगी। ठोस पिंड होने के कारण, दृढ़ भूखंड होने के कारण, तो ये ऊपरी भाग ही गर्म होगा। जब ये ऊपरी भाग गर्म होगा तो इसके बजाय शीघ्रता से गर्म होगा और ऊपरी भाग से ही शीघ्रता से ठंडा होगा। यहाँ से जब किरणें वापस जाएगी तो यहाँ ऊपरी परत से लेके निचली परत से तक जाएगी, तो इस भाग को ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और स्थलीय भाग जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी ठंडा होता है। समुद्र के निकट क्षेत्रों पे समुद्र और स्थल समीर का सामान्यतः प्रभाव पड़ता है और तापमान क्या होता है, सम रहता है। देखो, स्थल समीर और समुद्र समीर समझिए, यानी ये आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के द्वारा आप देखोगे कि स्थल समीर कैसे प्रभावित होती है और समुद्र समीर किस प्रकार से प्रभावित होती है। दिन के समय तापमान की अधिकता होती है कौन से भागों पे, स्थल भागों पे। ये लैंड भाग है, कौन सा भाग है, स्थलीय भाग है। यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है। यानी अभी चर्चा की थी कि ये दिन में सूर्य की किरणें आएगी तो स्थल भाग पहले गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, बजाय किसके, समुद्री भाग के। तो स्थल भाग क्या हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, तापमान अधिक हो गया। यहाँ पे तापमान क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये पूरे भाग को गर्म कर रहा है, ये ऊपरी परत को गर्म कर रहा है। आपने पढ़ा है कि यदि जहां पे तापमान अधिक हो तो वहां पे वायु दाब क्या होगा, वहां पे वायु दाब क्या होगा, कम होगा, लो एयर प्रेशर होगा। और जहां पे तापमान कम हो वहां पे वायु दाब क्या होगा, वहां पे वायु दाब उच्च होगा, यानी उच्च वायु दाब होगा। यानी कहने का मतलब समुद्री भाग पे, महासागरीय भाग पे, जहां पे जलीय भाग है वहां पे वायु दाब कैसा हो गया, उच्च हो गया। और उसके पास में जो स्थलीय भाग है, धरातलीय भाग है, ठोस भूखंड है, उस पे वायु दाब क्या हो गया, निम्न हो गया। जब वायु दाब निम्न हो गया तो हमेशा हवाएं, हमेशा पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो हवाएं किधर चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। किधर चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो इसे कहते हैं समुद्र समीर। बच्चों नोट कर लो अपनी नोटबुक में, समुद्र समीर किसे कहते हैं। यह कंफ्यूजन, ये भ्रम कई लोगों के रहता है कि समुद्र समीर कब चला करती है, वो पौने किधर से चला करती है। तो दिन के समय तापमान की प्राप्ति स्थलीय भाग पर अधिक होने के कारण वहां पे वायु दाब निम्न हो जाता है, समुद्री भाग धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए वहां पे तापमान कम और वायु दाब उच्च हो जाता है। इसलिए पौने दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसे कहते हैं समुद्री समीर। आया समझ में, यहां से पौने चलेगी तो ये भाग से क्या होगा, गर्म हो जाएगी। तो गर्म होगी पौने ऊपर की उठ के इधर चली जाएगी और ये जगह क्या ले लेगी, ये पौन इधर आ जाएगी। तो ये हुई समुद्र समीर। अगली चर्चा करते हैं स्थल समीर, यानी स्थल समीर किसे कहते हैं। अब देखिए दिन के बाद में क्या हो रहा है, रात की स्थिति आ रही है। जब रात हो गई, यहाँ पे आपको चांद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सूरज दिखाई दे रहा है। ये दिन की स्थिति है और ये रात की स्थिति है। जब रात की स्थिति हो गई तो मैंने बताया था कि स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही क्या होता है, ठंडा होता है। यानी ये लैंड भाग, यानी नाइट के समय क्या हो गया,
ठंडा हो गया, यानी ऊपरी भाग से जो गर्म हवाएं निकल गई और जल्दी ठंडा हो गया। जब जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ तापमान क्या हो गया, कम, तो वायुदाब क्या हो गया यहाँ पे, उच्च। इसके बजाय समुद्री भाग ज्यादा गर्म है क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी बॉटम से लेके ऊपर तक पूरा का पूरी किरणें अंदर तक जाती है तो धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसके बजाय यहाँ पे तापमान क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो यहाँ पे वायुदाब क्या हो गया, निम्न वायुदाब हो गया। जब यहाँ निम्न वायुदाब हो गया तो पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लग गई, यानी पौने किधर चल रही है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। कहने का मतलब स्थल से समुद्री भाग की ओर चलती है, स्थल से समुद्री भाग की ओर चलती है तो इसे कहते हैं स्थल समीर। बच्चों कंसेप्ट क्लियर, समुद्र समीर क्या होता है, स्थल समीर क्या होता है, उतंगता क्या होती है, अक्षांश कैसे नियंत्रित करते हैं। चलते हैं अगले रीजन पे। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं, क्या, एयर मासेज, और सेकंड है ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। स्थलीय और समुद्री समीरों की तरह ही वायु संहिताएं भी तापमान को क्या करती है, प्रभावित करते हैं। वायु संहिता किसे कहते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाए उसे वायु संहिताएं कहते हैं। ये वायु संहिताएं क्या होती है, कुछ महाद्वीपीय वायु राशि होती है, कुछ महासागरीय वायु राशि होती है, कुछ कोसन होती है, कुछ ठंडी होती है, कुछ ध्रुवीय होती है, कुछ अक्षांशीय होती है, कुछ स्तर होती है, कुछ अस्तर होती है, अलग अलग होती है। देखो, कोसन वायु संहिताओं से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और जहां पे शीत वायु संहिताएं चलेगी वहां पे तापमान कम होगा। यहाँ पे देखो ये अलग अलग आपको क्या दिखा रखी है, अलग अलग आपको वायु संहिताएं दिखा रखी है। कहीं पे वार्मर है तो यहाँ वार्म है तो यहाँ तापमान अधिक है, यहाँ पे कोल्ड है तो यहाँ पे तापमान क्या है, कम है। इसी प्रकार महासागरीय धाराएं, यानी ऐसी धाराएं हर महासागर में, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे अंध महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, सभी महासागरों में दो प्रकार की धाराएं चलती है, एक ठंडी धाराएं, एक गर्म धाराएं। जिस क्षेत्र से होके गर्म जल धाराएं गुजरेगी उस स्थान का तापमान बढ़ा देगी, और जिस स्थान से होके ठंडी जलधाराएं चलेगी उस स्थान का तापमान कम कर देगी। तो यह इस प्रकार से तापमान को नियंत्रित और प्रभावित करती है। देखो, ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाली समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। देख, गल्फ स्ट्रीम है, गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया ये गर्म जलधारा है, कनारी है वो ठंडी जलधारा है, साउथ अटलांटिक है वो ठंडी जलधारा है, यानी ये पेरू और हम्बोल्ट की धारा है, ये क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं। इस प्रकार से ये इस स्थान को प्रभावित करती है और ये इन स्थानों को गर्म और ठंडे रूप में प्रभावित करती है। यानी आप इस महासागर, प्रशांत महासागर में देख सकते हो, यहाँ गर्म जलधाराएं भी है और यहाँ पे ठंडी जलधाराएं भी है। इधर आप अंध महासागर में देख सकते हो, यहाँ गर्म भी है और ठंडी जलधाराएं भी है। इधर हिंद महासागर में भी यही स्थिति पाई जाती है। तापमान का वितरण, अब चलते हैं किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी पूरे विश्व में, पूरे का पूरे ग्लोब के ऊपर तापमान का वितरण जनवरी और जुलाई की समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण प्राय कौन सी रेखाओं के द्वारा,
आइसोथर्म समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। देखो ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा है, तो ये विश्व के ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्थानों को मिला रही है। यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा है, तो इन स्थानों को मिला रही है। यानी समताप रेखाएं वह रेखाएं हैं जो ग्लोब के ऊपर, विश्व के मानचित्र के ऊपर समान तापमान वाली रेखाओं के द्वारा दर्शाई जाती है। जनवरी और जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाती है। तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। समताप रेखाएं प्राय अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। हम अक्षांश रेखाएं कैसे खींचते हैं? ऐसे खींचते हैं अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार से। और ये जो समताप रेखाएं भी कैसे खींची गई है? इसी प्रकार से खींची गई है। तो समताप रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की क्या है? अधिकता है। इसलिए भूसहिती और समुद्री धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट रूप से होता है। यानी ये 0 डिग्री रेखा है। इस 0 डिग्री रेखा के ऊपरी भाग है, तो यहाँ पे क्या है? स्थल भाग ज्यादा है। और ये 0 डिग्री दक्षिण रेखा है, तो यहाँ पे जलीय भाग ज्यादा पाया जाता है। जनवरी के तापमान का क्षैतिज वितरण देखते हैं। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, क्योंकि महासागरीय भाग महाद्वीपों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो यह महासागरीय भाग है, और इन महासागरीय भागों पे समताप रेखाएं कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। ये देखो, ये उत्तर की ओर जा रही है। और जैसे ही महाद्वीपों पे आती है ये रेखाएं, तो नीचे की ओर आ गई। ये देखो, नीचे की ओर विचलित हो गई। समझ रहे हो? महाद्वीपीय भाग इनकी बजाय ठंडे होते हैं और महासागरीय भाग अधिक गर्म होते हैं। तो देखो, महासागरों के उत्तर की ओर महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। कौन से महीने में? जनवरी माह में। ध्यान रखना ये बात। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पे देखा जा सकता है। ये पूरा का पूरा कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। गर्म महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से ये अधिक गर्म होती है तथा समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ये साइबेरिया के मैदान पे ज्यादा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी और 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का माध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और मध्य अक्षांशों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा यूरोशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री सेंटीग्रेड से -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जाता है। यानी इन भागों में, ये यूरेशिया भाग है, यहाँ पे ये उत्तरी भाग है, ये ग्रीनलैंड है, इन भागों में अलग अलग तापक्रम देखा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है और दक्षिणी भाग में अधिकतर समताप रेखाएं क्या होती है? सीधी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? स्थल भाग की कमी होती है और सागरीय भाग की अधिकता होती है। देखो 40 डिग्री की समताप रेखा बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। यहाँ तापमान रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में हमने क्या देखा था? यहाँ पे समताप रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है, जबकि दक्षिणी भाग में लगभग समानांतर होती है।
20 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी और 45 डिग्री दक्षिणी तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती है। इस प्रकार से ये रेखाएं क्या है, समानांतर रेखाएं। जुलाई के तापमान की समताप रेखाएं, जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर चलती है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, यानी इस रेखा के पास यहाँ पे देखो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखा रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखा रखा है, यानी 27 डिग्री से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थल भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। जनवरी और जुलाई के बीच के तापांतर को प्रदर्शित करती है रेखाएं। सबसे अधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहाँ पे? इस भाग में, यूरेशिया भाग में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, यानी इन क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में ताप का जो अंतर है वो सबसे कम पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 3 में तापमान क्या होता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, स्थल समीर क्या होती है, समुद्री समीर क्या होती है, वह जनवरी और जुलाई की समताप रेखाओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हो, कम समझ में आ रही हो, वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा ध्यान लगा के अच्छी तरीके से सुनिए और पाठ्य पुस्तक से मिलान कीजिए और फिर आगे बढ़िए। देखते रहिए बार बार पॉज कर करके मेरे वीडियो और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।